ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन। तो यार कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो हम एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं दूसरे फंक्शन को इनसाइड अनदर फंक्शन, यू कैन से कि एक आर्गुमेंट पास हो रहा है और वो भी बेसिकली एक फंक्शन है, उसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, हमारे असिंक्रोनस, ठीक है, जिनका रिजल्ट क्या होता है कि डिपेंडेंट नहीं होता, हमें चाहिए नहीं होता, वी कैन एक्सपेक्ट अ रिजल्ट लेटर ऑन इन अवर प्रोग्राम, कि वो एग्जीक्यूट खत्म करके देन दे विल गेट अ रिस्पॉन्स व्हेन एवर दे गेट रिजॉल्व, ठीक है। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे कॉल बैक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। तो पहली चीज, एक फंक्शन बनाते हैं नॉर्मल, लेट्स से ऐड वाला। इसमें पहला पैरामीटर रखते हैं नम, विच इज बेसिकली नंबर, और सेकंड पैरामीटर होगा हमारा कॉल बैक। ये कॉल बैक क्या करेगा, ये रिजल्ट वापस करेगा। जैसे हम रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट की जगह कॉल बैक में क्या होता है, हमारे पास ये पैरामीटर एज अ कॉल करता है फंक्शन को कि ये वाला रिजल्ट हमारा आ चुका है, ठीक है। इसमें एक नॉर्मल एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन बेसिकली नम प्लस 10, तो ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस नम प्लस 10 भेज रहा हूँ और फर्स्ट पैरामीटर नल भेजूंगा। तो कॉल बैक का एक स्टैंडर्ड होता है पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स का, कि पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एरर होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट रिजल्ट होता है, ठीक है। हम रख कुछ भी सकते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट रिजल्ट भी रख सकते हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट एरर भी रख सकते हैं, बट एज पर कोडिंग स्टैंडर्ड पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा एरर ही होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब एक फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है, हमने कुछ ऐसा करा कॉल बैक सा, और अब देखते हैं अब इसको कॉल करते हैं जैसे नॉर्मली हम फंक्शन कॉल करते हैं। मैंने लिखा ऐड, कॉल करा, नम की जगह मैं भेज देता हूँ 20, भेज देता हूँ एज अ पैरामीटर 20 जो ऐड होकर आएगा। अब देखने वाली चीज है मेरा सेकंड पैरामीटर क्या होगा। मैंने बताया कि दूसरा पैरामीटर या फिर एक फंक्शन के अंदर हम जब आर्गुमेंट भेजते हैं तो हम एक फंक्शन एज अ सेकंड आर्गुमेंट लेते हैं, सेकंड आर्गुमेंट थर्ड आर्गुमेंट जो सा भी आर्गुमेंट हम कॉल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस आर्गुमेंट को मैं बना दूंगा एक फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए बस पैरेंथेसिस लगा, जैसा मैंने बताया कोडिंग स्टैंडर्ड से पहला आर्गुमेंट जब हम रिजल्ट पास कर रहे होते रिटर्न कर रहे होते हैं, उसमें पहला आर्गुमेंट क्या होता है, एरर। दूसरा आर्गुमेंट होगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। इसको एज एन एरो फंक्शन ले रहा हूँ मैं, यू कैन डिक्लेयर इट एज अदर फंक्शन एज वेल, जैसा ऊपर करा है, ठीक है। अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग दोनों को करवाता हूँ, एरर और रिजल्ट को भी, इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आया 30। एक मिनट, नीचे हेलो वर्ल्ड कहीं होगा हमारे पास, लेट मी कमेंट आउट दिस एंड देन वी हैव रिजल्ट नल एंड 30। थोड़ा समझते हैं इसको, हुआ क्या बेसिकली, हुआ क्या यहाँ पर। ये हमारी फंक्शन, ये हमने एक फंक्शन बनाया था जिसे हम कॉल बैक फंक्शन कह रहे थे। ये हमारी एक फंक्शन कॉल, नॉर्मल फंक्शन कॉल, इसके अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा एक और फंक्शन, इस चीज को लिखने को हम कहते हैं एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब हमने ऐड फंक्शन को कॉल करा सिर्फ एक आर्गुमेंट के साथ, दूसरा आर्गुमेंट फंक्शन ये गया 20 यहाँ पर, इसने क्या करा एक कॉल बैक, ये दोबारा से एक फंक्शन कॉल ही होगी जैसे हम इसमें नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं, इसने फंक्शन कॉल करी। जैसे ही वो ये देखेगा कि इसका आर्गुमेंट एक फंक्शन कॉल कर रहा है, वो समझ जाएगा कि सेकंड पैरामीटर जो होगा मेरे को उसको रिजल्ट पास करना है, इसका सेकंड पैरामीटर, ठीक है। और इस पैरामीटर में हम क्या पास कर रहे हैं, कॉल मार रहे हैं एक फंक्शन को जिसका फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, एरर, दूसरा आर्गुमेंट है रिजल्ट विच इज नम प्लस 10, जो नम की वैल्यू हमारी 20 और 20 प्लस 10 हमारा 30, जो हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन। अब इसमें एक और पॉइंट था हमारे कॉल बैक फंक्शन में, हम कह रहे थे कॉल बैक फंक्शन वो होता है जिसका रिजल्ट बाद में आता है हमारी एग्जीक्यूशन के बाद में, है ना। उस चीज को थोड़ा इलस्ट्रेट करके देखते हैं कि वो बेसिकली है क्या चीज। हम एक सिंपल सा कंसोल लॉग लगाते हैं, कंसोल लॉग जिसमें मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, एक जावा का इनबिल्ट और सिंक्रोनस फंक्शन है विच इज कॉल्ड सेट टाइम आउट मेथड। ये बेसिकली कॉल बैक एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। ये सेट टाइम आउट मेथड क्या करता है, कुछ टाइम के बाद हम इसको टाइम बताते हैं, इसका सेकंड आर्गुमेंट कुछ टाइम होता है, ये मिली सेकंड में, ये बताता है कि 2 सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, ये यानी इसके अंदर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर लिख देता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग
सेकेंड। ठीक है, एक कंसोल लॉग लगा देते हैं इसके बाद, जिसको मैं कह देता हूँ थर्ड। बेसिकली इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट, थर्ड और 2 सेकंड बाद आया मेरा सेकंड। तो तुम देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग पहले फर्स्ट प्रिंट होना चाहिए था, फिर सेकंड प्रिंट होना चाहिए था, फिर थर्ड प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन मैंने इसमें क्या कहा, ये एक कॉलबैक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो रिजल्ट देता है 2 सेकंड बाद। ठीक है, ये मैंने क्या कहा कि ये रिजल्ट देगा 2 सेकंड बाद। तो ये इसके 2 सेकंड कंप्लीट होने का वेट नहीं करा इसने, इसने सीधा बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। तो ये होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन का फायदा, कि जिस रिजल्ट पे हम डिपेंडेंट नहीं होते, हम कहते हैं इसका रिजल्ट बाद में आएगा और हम अगली लाइन पे चले जाते हैं। तो बेसिकली अगर बैकएंड में अगर हम जाएं, यहाँ पर अगर मैं तुम्हें एक साइट दिखाऊं, ये बेसिकली लोगो साइट है, यू कैन गूगल इट आउट। तो इसमें अगर देखोगे सेम वही चीज है, यहाँ पर भी एक कंसोल लॉग लगाया हुआ है। यहाँ पर ये रहा एक कंसोल लॉग, एक सेट टाइम आउट मेथड है जो 5 सेकंड बाद चल रहा है, और एक और कंसोल लॉग है वेलकम टू लॉग। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर सेव एंड रन, तो इसकी एग्जीक्यूशन देखना, पहले कोड स्टैक में गया हाई, यहाँ से बाहर आके एग्जीक्यूट हो गया। सेकंड में उसको सेट टाइम आउट मिला, उसने वेब एपीआई में डाला टाइम आउट के लिए, कॉल बैक क्यू में गया और जब रेडी हुआ इसने भी एग्जीक्यूट कर दिया। इतने में जो रिजल्ट आया हमारा ऐसे गया, हाई वेलकम टू लॉग, फिर आया हमारा क्लिक द बटन। एक और बार रन करके देखते हैं, देखो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, हाई आया, देन हमारा सेट टाइम आउट है जो यहाँ पर चला गया, ये वेलकम आया वो एग्जीक्यूट हो गया। अब ये जब सेट टाइम आउट आएगा ये कॉल बैक में जाएगा और कॉल बैक इसको कॉल स्टैक में डालेगा और ये भी अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस चीज को कहते हैं हम एक कॉल बैक फंक्शन। ओके, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ कॉल बैक एंड व्हाट इज कॉल बैक हेल्प। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था अभी कि कॉल बैक क्या होता है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कॉल बैक का। कॉल बैक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दैट दे डू नॉट स्केल वेल फॉर even moderately complex asynchronous code. The resulting code often becomes hard to read, easy to break, and hard to debug. ठीक है, इस चीज का मतलब क्या हुआ, सपोज करो तुमने एक असिंक्रोनस कोड लिखा हुआ लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चल रहा उस पर्टिकुलर कोड का रिजल्ट हमारे कब आ रहा है। सपोज करो तुम्हारे कोड में कुछ ऐसा है जिसका रिजल्ट तुम्हें चाहिए नेक्स्ट लाइन में, वो रिजल्ट तुम्हें पता ही नहीं कब आ रहा है, तो उसके कारण एक तुम्हारा वेरिएबल है जो अनडिफाइंड बार बार जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कॉल बैक की दिक्कत होती है कि हमें पता ही नहीं। दूसरी चीज, अब ऐसे फंक्शन के अंदर हम एक आर्गुमेंट एज अ फंक्शन डाल रहे हैं तो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है उसको रीड करना, उसको समझ पाना कि यार इसमें पर्टिकुलर फंक्शन में आया, ये सेकंड आर्गुमेंट चला गया और फिर दोबारा से इसके अंदर एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट आया, रुक गया, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक कॉल बैक्स का ही है। सेकंड चीज देखते हैं, व्हाट इज कॉल बैक हेल्प। कॉल बैक हेल्प दूसरा एक इसका ड्रॉबैक कह लो या फिर कुछ और कह लो इसको, कि एज एन आर्गुमेंट जैसे मैं बता रहा हूँ फंक्शन में, अब इसमें क्या होता है कॉल बैक हेल्प में, एक कॉल बैक है उसके अंदर दोबारा एक और कॉल बैक है और उसके अंदर एक और कॉल बैक है और उसके अंदर एक और कॉल बैक है और वहां से रिजल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। बेसिकली एक पिरामिड सा बन गया कॉल बैक का। ठीक है, मेरे पास एक साइट है जिससे हम कॉल बैक्स हेल्प को देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर तुम देख पा रहे हो, गेट यूजर है, एक कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर कुछ कंसोल लॉग हो रहा है और उसके अंदर एक और कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर एक रैपो फंक्शन है और उसके अंदर एक और फंक्शन है। मतलब अंदर के अंदर तुम जाई जा रहे हो। ये बेसिकली इसको कहते हैं हम कॉल बैक हेल्प। तुम एक फंक्शन कॉल करोगे पर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ से कहाँ चला गया और उसकी एग्जीक्यूशन का कोई अंत नहीं। तुम उसको डीबग ही नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे फंक्शन में कोई एरर आ गया। अगर यहाँ पर देखोगे भाई साहब बहुत बड़ी लेटर है, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, फंक्शन के अंदर एक और कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक, कॉल बैक, कॉल बैक, कॉल बैक, कॉल बैक, इसको डिबग कर ही नहीं पाएंगे हम, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। एक हेल्प को कॉल करा हमने बिन को, हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या एरर आया, कहाँ को रिजल्ट गया हमारा। सो ये बेसिकली होता है हमारा कॉल बैक हेल्प। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल बैक एंड प्रॉमिस। हाउ कैन यू राइट द सेम असिंक ऑपरेशन यूजिंग प्रॉमिस एंड कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक हमने समझ लिया क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉमिस क्या होता है।
ठीक है। प्रोमिस जैसे कि हमने बताया कॉल बैक अब रुकता नहीं है, वो स्टेटमेंट आगे बढ़ा देता है, अपना रिजल्ट बाद में देता है। ठीक है, हमें ये पता लग गया। प्रोमिस को समझते हैं, प्रोमिस क्या होता है। प्रोमिस जावास्क्रिप्ट ने एक ऐसी फंक्शनैलिटी दी आफ्टर ES6 जो तुम कह सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कंट्रोल कर सकते हो अब अपने प्रोग्राम को कि बॉस मेरे को ये वाला रिजल्ट पहले चाहिए, इस रिजल्ट के आने के बाद मेरी एग्जीक्यूशन आगे प्रोसीड होनी चाहिए। ठीक है। कॉल बैक बेसिकली तुम्हारा असिंक्रोनस चलता है। असिंक्रोनस से मतलब कि तुम्हारा कोई एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं बनी हुई है कोड की कि कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और कोई भी बीच में आके रिजल्ट दे रही है। इस चीज को कहते हैं असिंक्रोनस, जिसका दूसरा नाम होता है नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है, कोई स्टेटमेंट ब्लॉक नहीं हो रही है तुम्हारी। यहाँ पर अगर तुम देखोगे किसी के कारण कुछ नहीं हो रहा, हाई प्रिंट हो रहा है तुम्हारा यहाँ पर, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के कारण ये कोड यहाँ पर नहीं रुक रहा है कि 5 सेकंड के लिए पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये वाली लाइन प्रिंट होगी। अगर तुम देखो तो यहाँ पर सिंपली ये हाई आया, ठीक है, ये 5 सेकंड वाला है, इसको इसने यहाँ पर वेब एपीआई में डाल दिया, वेलकम प्रिंट हुआ, जब तक ये एग्जीक्यूट होगा क्यू में आएगा और यहाँ कॉल स्टैक में आके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है नॉन नॉन ब्लॉकिंग कि तुम्हारा कोड चली जा रहा है ऐसी नॉन ब्लॉकिंग स्टेट में असिंक्रोनस। प्रोमिसेस उसका उल्टा है तुम्हारा सिंक्रोनस टास्क के लिए कि किसी पर्टिकुलर चीज को रोक के तुम कहोगे पहले वो चीज एग्जीक्यूट होगी फिर ही नेक्स्ट लाइन में चलेगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं प्रोमिस वर्सेस कॉल बैक। पहले लिखते हैं कॉल बैक वाला। ठीक है, दोबारा से वही ऐड वाला फंक्शन लूंगा मैं, नॉर्मल जो हमने पहले लिया था, एक नाम लिया मैंने। ठीक है, जिसमें रख दिया एक कॉल बैक। बेसिकली मैंने यहाँ पर दोबारा कॉल बैक को कॉल कर दूंगा। पहला आर्गुमेंट एज पर स्टैंडर्ड एरर होना चाहिए, जो कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो मैं नल पास कर रहा हूँ। अगर कोई एरर आता है यू कैन सेंड आउट दी एरर एज वेल। ओके, देन num प्लस 10 बेसिक सा वही जो नॉर्मली कर रहे थे। देन आई कॉल दी ऐड फंक्शन, पहला आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा 20 ले रहा हूँ, जस्ट अ रैंडम। सेकंड में मेरा फंक्शन होना चाहिए जो ये कॉल बैक कॉल करेगा। तो पहला आर्गुमेंट क्या है मेरा, एरर, दूसरा है रिजल्ट। ठीक है, कंसोल लॉग, दोनों को लॉग करवाऊंगा मैं, एरर और रिजल्ट को। अब इसको रन करता हूँ मैं, 30 आ गया मेरे पास। तो ये क्या हो गया, एक कॉल बैक का एग्जाम्पल। सेम चीज प्रोमिस से करके देखता हूँ। एक मैंने बनाया फंक्शन ऐड नाम का, दोबारा से इसमें एक नम पैरामीटर पास करूंगा। यहाँ पर करता हूँ रिटर्न, क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ प्रॉमिस है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, न्यू, ये होता है इसका सिंटैक्स, न्यू प्रॉमिस। और प्रॉमिस दो स्टेट भेजता है हमारे पास, या तो रिजोल्व, रिजोल्व यानी कि हमारा रिजल्ट वाला पार्ट, या फिर रिजेक्टेड जो कि हमारा होगा एरर वाला पार्ट। पहली कौन सी आएगा आर्गुमेंट, पहला रिजोल्व, दूसरा रिजेक्ट। ये भी एक नॉर्मल फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ मैं, रिजोल्व कर देता हूँ पहले। इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास होगा। ठीक है, इसमें दो आर्गुमेंट हो रहे हैं पास, जैसे इसमें सिर्फ एक आर्गुमेंट पास होता है। तो मैं करूंगा नम प्लस 10, अगे ऊपर वाला कमेंट आउट कर देते हैं कॉल बैक का। ठीक है, अब मैं करता हूँ ऐड को कॉल दोबारा से 20 के साथ। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, अगर मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ, इस चीज को पर्टिकुलरली यहाँ पर करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसको रन करता हूँ ना, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, सॉरी प्रॉमिस, यस, हमारे पास कुछ ऐसा सा आया रिजल्ट में प्रॉमिस, और उसके अंदर 30 सा लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉमिस बेसिकली बता रहा है जो भी ऐड के अंदर से रिजल्ट आ रहा है वो एक प्रॉमिस है। ठीक है, ऐसा प्रॉमिस आ रहा है और उसके अंदर रिजल्ट क्या आ रहा है अपने पास 30। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए 30। हमें क्या लेना देना कि वहां से हमारे पास कैसे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को निकालने के लिए प्रॉमिस के साथ हम क्या लगाते हैं, दो चीजें। अगर रिजल्ट आता है प्रॉमिस में तो वो जाता है हमारा देन ब्लॉक में। दोबारा से देन ब्लॉक एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और इसके अंदर हम लगाते हैं
कंसोल लॉग, इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, रिजल्ट इज हमारा RES। ये आ गया हमारा रिजोल्व वाला पार्ट। अगर हमारे पास रिजोल्व वाली चीज आ रही है तो वो जाएगा डॉट देन ब्लॉक में। ठीक है, ऐड में क्या आया, प्रोमिस। प्रोमिस के अंदर का डेटा हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट देन के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज अगर रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट यानी कि कोई एरर आया हमारे प्रोमिस में, तो वो वाले कौन से ब्लॉक में जाएगा, वो देन ब्लॉक में जाएगा, वो जाएगा कैच ब्लॉक। कैच, ये भी एक कॉल बैक लेगा जिसके अंदर मैं लिखता हूँ एरर, और इसको भी कर देता हूँ मैं एक कंसोल लॉग एरर इज एरर। ठीक है, अब इसको चलाकर देखता हूँ, ये हटा देते हैं। अब इसको चलाकर देखता हूँ, देखते हैं क्या आता है। हमारे पास आया रिजल्ट इज 30, यानी कि वो यहाँ पर आ गया। अब एक और चीज डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं, लेट्स सी रिजेक्ट, कि रिजेक्ट कैसे चलेगा। अगर मैं करता हूँ इसको रिजेक्ट, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैच ब्लॉक, एरर इज एरर। तो ये बेसिकली क्या है तुम्हारा, प्रॉमिस वर्सेस कॉल बैक। अब एक और चीज थी कि इसको असिंक ऑपरेशन में लिखना। बेसिकली असिंक क्या होता है, यही चीज कि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर लाइन पर वेट करेगा। अब एक और चीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यहाँ पर लगाता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट, फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग थर्ड, और इसके बीच में मेरा रिजल्ट है। ठीक है, जैसे कॉल बैक में कर रहे थे, कॉल बैक में पहले फर्स्ट चल रहा था, फिर थर्ड चल रहा था, फिर सेकंड चल रहा था, जो बीच में था हमारा। यहाँ पर हमने कुछ छोटा सा टास्क परफॉर्म कर दिया। ये बेसिकली इसको रिजेक्ट की जगह रिजोल्व कर लेता हूँ ताकि रिजल्ट हमें पता लगता है। तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पर असिंक्रोनस नेचर में अब क्या हुआ, हमारे कॉल बैक में दो क्यूज होती हैं। एक होती है हमारे पास कॉल बैक क्यू, जिसमें हमारे असिंक्रोनस टास्क आते हैं, जो कि ये वाले गए हैं। जब हम प्रोमिसेस के साथ रन करते हैं ये चीज, तो प्रोमिसेस में क्या होता है, एक माइनर क्यू में जाता है। नोड जेएस के बैकएंड में एक माइनर क्यू होती है बेसिकली। तो ये भी क्या करते हैं, छोटा सा एक टाइम लेते हैं एपीआई को हिट करने में। तो बेसिकली जो हमारे फास्ट एग्जीक्यूशन वाले प्रोग्राम होते हैं, जो 2 मिनट में स्टैक से बाहर आ जाते हैं, वो पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं, बाद में हमारे प्रोमिसेस एग्जीक्यूट होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, दोनों तो रिजल्ट वैसा ही दे रहे हैं कि हमारा फर्स्ट प्रिंट हो रहा है फिर थर्ड प्रिंट हो रहा है, तो ये भी तो असिंक्रोनस हुआ। नहीं, ये असिंक्रोनस नहीं हुआ। इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, यूजिंग असिंक ऑपरेशन, ताकि हमें पता लग पाए कि प्रोमिसेस सच में सिंक्रोनस बनाते हैं हमारे टास्क को या नहीं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं हटा देता हूँ, ये वाली चीज हटा देता हूँ, और इस फंक्शन को बना देता हूँ मैं एक असिंक फंक्शन। ठीक है, एक असिंक फंक्शन बना देते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रिटर्न num प्लस 10। असिंक बनाने से बेसिकली वो फंक्शन कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है कि वो इसमें से एक प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा हमेशा। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को कंसोल लॉग में डालते हैं। कंसोल लॉग, ये करा मैंने, ऐड को रन करा, तो अगर तुम देखोगे प्रॉमिस आया 30 के अंदर, देख रहे हो, प्रॉमिस दोबारा से वही जैसे अभी हमने प्रॉमिस में लिखा था रिजोल्व और रिजेक्ट, वही सेम चीज हमारे पास यहाँ पर आ रही है। वही चीज प्रॉमिस दोबारा से इसके अंदर आ गया। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि उसको डॉट देन और डॉट कैच से भी कैच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज होती है, जो भी हमारे पास प्रॉमिस आ रहा है उसको हम यूज कर सकते हैं, या तो अवेट लगा के, असिंक के साथ अवेट भी लगा सकते हैं। अवेट क्या होता है बेसिकली वो भी देख लेते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रख देता हूँ मैं रिजल्ट वाला, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं लेते, ये सिंपली कंसोल लॉग करेगा। कंसोल लॉग क्या करेगा, हमारा रिस्पॉन्स, एक वेरिएबल लेते हैं लेट रेस इक्वल्स टू, जो हमारा कॉल करेगा ऊपर वाला ऐड फंक्शन, और इसमें हम पास कर देते हैं 20, जो हम यहाँ पर कर देते हैं। ये हटा देता हूँ,
अब ये भी अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा अभी के लिए, अभी एग्जीक्यूट करते हैं पहले इसको, सॉरी, लेट मी कॉल दिस फंक्शन फर्स्ट रिजल्ट। यहाँ पर आया प्रॉमिस, इसको ठीक है अभी ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ पर दोबारा से आया प्रॉमिस। अब इसके अंदर का रिजल्ट निकालने का एक तरीका हमने सीखा डॉट कैश से, कि अगर रिजल्ट निकालना हो या एरर निकालना है, डेटा निकालना है। अगर सिंपल वे में निकालना हो इसका रिजल्ट, या फिर यहाँ पर हम लगाते हैं एक अवेट, अवेट एक कीवर्ड जो हमें क्या देगा, इसके अंदर का डेटा, प्रॉमिस के अंदर का डेटा, कि वो रिजोल्व है या रिजेक्टेड है। लेकिन अवेट बिना असिंक के नहीं चलेगा, तो इस फंक्शन को मेरे को बनाना पड़ेगा असिंक। तो अगर मैं अब इसको रन करूं तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट, थर्ड और मेरा 30, जो कि उसके अंदर का मेरा रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है? लेट्स सी हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड एरो फंक्शन। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं ES5 वाला फंक्शन और ES6 वाला फंक्शन। ES5 वाले फंक्शन में हमारे पास कुछ ऐसे सिंटैक्स होता था, एक फंक्शन कीवर्ड लिखते थे, उसके बाद हम फंक्शन का नेम बताते थे, लेट्स से नेम, और उसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट पास करते थे, जो कि हमारा नॉर्मल फंक्शन है। अगर इसके अंदर कंसोल लॉग करता हूँ, आई सेड ES5 फंक्शन, तो ये हमारा होता था ES5 का फंक्शन। इसको कॉल कर लेते हैं। सो नॉर्मल कॉलिंग जो हम बेसिकली यूज करते हैं कि एक छोटा सा फंक्शन है और यहाँ पर ES5 का एक फंक्शन आ रहा है। सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज के बाद ES6 में इंट्रोडक्शन हुई एरो फंक्शन की। एरो फंक्शन देख लेते हैं बेसिकली होता क्या। एरो फंक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक वेरिएबल। मैं इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ नेम। जो तुम्हारा यहाँ फंक्शन का नाम था वो आ जाएगा हमारा एज अ वेरिएबल, इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, इक्वल्स टू एक एरो लगा के। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के कारण इस फंक्शन को कहते हैं एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन क्या करेगा, वही सेम चीज मैं कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ES6 फंक्शन। इसको भी कर देते हैं हम कोड, इसको कर देते कमेंट आउट ताकि एरर ना आए, दोनों सेम ही फंक्शन। ये बोल रहा है ES6, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका डिफरेंस क्या है। एक तो सिंटैक्स का डिफरेंस हो गया, ये एरो फंक्शन यूज कर रहा है, ये एरो यूज कर रहा है, ये नॉर्मली ऐसे चल रहा है। इसको कर देता हूँ, नेम चेंज कर देते हैं ES5 एंड से ES6, सो दैट कॉलिंग में दिक्कत नहीं। ES5 एंड ES6, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस तो हमने देख लिया सिंटैक्स का। दूसरा क्या है, सपोज करो इसमें आर्गुमेंट है A एंड B। यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 10 एंड 20। यहाँ पर प्रिंट करा है A B। इसको रन करा मैंने, मेरा है ES5 10 और 20। इसमें आर्गुमेंट अगर दो हो तो ऐसे हम पास कर सकते हैं। दूसरे में इसमें भी सेम चीज क्या करेंगे, A B। यहाँ पर कर लेते हैं 10 और 20। यहाँ पर डाल देते हैं हम A और B। इसको रन करता हूँ, ये भी दे रहा है सेम रिजल्ट। बट अगर एरो फंक्शन में एक सिंगल स्टेटमेंट होती है तो हमें इन करली ब्रेसेस की जरूरत ही नहीं है लिखने की। ये सिंपल एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, और अब दोबारा से रन करूंगा तो वी हैव सेम रिजल्ट। सेकंड डिफरेंस हमारा, ठीक है, इसमें हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर ही आएगा। इसमें अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है तो ये इसको करली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। थर्ड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस इज सपोज यहाँ पर सिंपली हमारे पास सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर हमने पास करा सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, नॉर्मली हमने ऐसे करा कर्ली ब्रेस में डाल दिया। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। रन करा, सो लेट मी रिमूव बी, रन करा, सेम रिजल्ट। एरो फंक्शन में अब एक डिसएडवांटेज, सॉरी एक एडवांटेज क्या आता है हमारे पास, अगर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो हम ये पैरेंथेसिस हटा के सिंपल वो आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं।
एक ऐसे में, और ये परफॉर्म सेम वैसे ही करेगा। नो नीड टू ऐड पैरेंथेसिस अराउंड योर argument if you have passing a single argument in your arrow function. फोर्थ डिफरेंस क्या है? सपोज मेरे पास आर्ग्यूमेंट भी नहीं, यहाँ पर एक भी आर्ग्यूमेंट हम पास ही नहीं करते, रन करा मैंने, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, तो इसमें क्या करेंगे? खाली पैरेंथेसिस, जो हमारे पहले वाले फंक्शन में। एरो फंक्शन में हम क्या करेंगे? सिंपल एक अंडरस्कोर लगा, अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं कर रहे, इट विल वर्क इन सेम मैनर। ये आ गया हमारा चौथा डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है? इनकी कॉलिंग का। सपोज यू आर यूजिंग दिस ES5 वाला फंक्शन, तो तुम कहीं से भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, इसकी डेक्लेरेशन से पहले भी, इसकी डेक्लेरेशन के बाद भी। यहाँ से अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ES5 को, तब भी ये वर्क करेगा। बट ES6 में क्या है? अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को इससे पहले कॉल कर देता हूँ, तो ये देगा एक एरर बिफोर इनिशियलाइजेशन। बेसिकली इस चीज को कहते हैं हम क्लोजर्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या कर रहा है? जावास्क्रिप्ट इसको पूरे ग्लोबली डिफाइन कर देता है इस फंक्शन को। इट कैन बी एक्सेसिबल टू द एंटायर प्रोग्राम। लेकिन ये वाले फंक्शन क्या होते हैं? अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक वेरिएबल को असाइन हो रहा है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन एक वेरिएबल को असाइन हो रहा है। और अगर हम बेसिक्स में जाएं, हम कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल कॉन्स्ट और लेट, उससे पहले उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए वो पर्टिकुलरली एक एरर दे रहा है हमें कॉन्स्ट और लेट को। ये हमारा फिफ्थ डिफरेंस है एरर फंक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरर फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन।